हेलो फ्रेंड, वेलकम टू प्रगति पथ। मैं दीपाली आप लोगों का प्रगति पथ पे स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सभी? देखिए, जैसे कि आप सबको पता है कि हम लोग ने प्री वाई क्यूज़ को रिवाइज करने की एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें ये एनवायरमेंटल स्टडी की 10th क्लास है। अभी तक की कोई भी क्लास अगर आपने मिस की हो तो आप प्लेलिस्ट में उसको देख सकते हो। अदरवाइज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, और प्लीज़ हमारी सीरीज से ज़्यादा जुड़िए। इससे क्या होगा, आपके हर तरह के क्वेश्चंस, आपके सिलेबस के सीटेट के हर तरह के क्वेश्चन को कवर अप किया जा रहा है। आपके डाउट्स क्लियर होंगे और आप बहुत अच्छे मार्क्स के साथ सीटेट को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो चलिए, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। इससे क्या होगा, चैनल की सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस आप लोगों को टाइम टू टाइम प्रोवाइड हो जाएगी। तो अपनी आज की सीरीज़ का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर की ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में कविताएं और कहानियां सम्मिलित करने का रीज़न क्या है? ठीक है, पोएम एंड स्टोरीज हैव बीन इंक्लूडेड इन ईवीएस टेक्स्ट बुक्स फॉर प्राइमरी स्टेज इन ऑर्डर टू विद्यार्थियों में साहित्यिक रुचि विकसित करना, डेवलप लिटरेसी स्किल्स इन स्टूडेंट, विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद प्रदान करना, प्रोवाइड फन एंड एंजॉयमेंट इन लर्निंग ऑफ द सब्जेक्ट, मूल संकल्पनाओं के अधिगम में वृद्धि करना, एनहांस अंडरस्टैंडिंग ऑफ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, विषय वस्तु को प्रस्तुत करने की नित्यचर्या और एक रास्ता में परिवर्तन, हैव अ चेंज इन रूटीन एंड मोनोटोनी ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट। तो देखिए, आप सबने देखा होगा कि जब भी हम प्राथमिक स्तर की बात करते हैं तो उनकी ईवीएस की बुक्स में हम लोगों ने स्टोरीज और जो पोएम्स होती हैं वो देखी हैं। ठीक है, तो उनको इंक्लूड करने का रीज़न क्या है? ये क्वेश्चन बहुत बार सीटेट में आया है और बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। तो देखिए, उसमें क्यों इंक्लूड किया जाता है? विषय के अधिगम मीन्स जो हम सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उसकी लर्निंग में बच्चों को थोड़ा इंजॉयमेंट और फन प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, लैंग्वेज चेंज कर करके आया है। आप बोल सकते हो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सी टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार भावी शिक्षकों से कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए मूल विषय यात्रा पर प्रस्तुतिकरण बनाने के लिए कहा गया। प्रत्येक ने निम्नलिखित नीतियों में से किसी एक पर मुख्य रूप से केंद्रित किया। मीन्स 4 पर्सपेक्टिव टीचर्स हैं, वर आस्क्ड टू मेक अ प्रेजेंटेशन। थीम क्या दी है? ट्रेवल। ठीक है, फॉर क्लास 5th। ईच ऑफ देम मेनली फोकस्ड, उन सब ने किन स्ट्रैटेजी पे मेन फोकस किया? ठीक है, यात्रा के विभिन्न साधनों विधियों को दर्शाने वाले चार्ट का उपयोग और उनकी व्याख्या। यूजिंग चार्ट्स टू शो डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रेवल अलोंग विद एक्सप्लेनेशन। पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु के उपयोग द्वारा यात्रा की विभिन्न विधियों की व्याख्या। टेक्स्ट बुक को यूज़ करके डिफरेंट डिफरेंट मोड्स ऑफ जो ट्रेवल हैं उनके कंटेंट को एक्सप्लेन करना। विद्यार्थियों से यात्रा के विभिन्न साधनों के चित्र एकत्रित करके स्क्रैप बुक बनवाना। आस्किंग स्टूडेंट टू कलेक्ट पिक्चर ऑफ डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रैवल एंड प्रिपेयर अ स्क्रैप बुक। विद्यार्थियों से यात्रा में उपयोग किए गए विभिन्न साधनों के अनुभवों का वर्णन करने के लिए कहना। आस्किंग स्टूडेंट टू नरेट दियर ऑन ट्रेवल एक्सपीरियंसेस यूजिंग वेरियस मोड ऑफ ट्रेवल। अभी देखो, इन्होंने क्या किया, सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होगी? जहाँ पे बच्चा एक्टिव हो, जहाँ पे बच्चा पार्टिसिपेट करे, वो ही ईवीएस में बेस्ट ऑप्शन माना जाता है। तो देखिए, जब हम बच्चों से उनके एक्सपीरियंसेस पूछेंगे कि आपने कौन से मोड ऑफ ट्रैवल, मतलब कौन से, आप जैसे बस में ट्रैवल किए या आप ट्रेन में ट्रैवल किए, तो आपके एक्सपीरियंसेस कैसे रहे। तो हम अगर बच्चों से ये सब पूछते हैं तो बच्चे बहुत ही ज़्यादा उस टॉपिक में इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि वो अपने अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करते हैं। और उन एक्सपीरियंसेस के बिहाफ पे जब हम उनके साथ कोई कोई भी मतलब इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे तो वो काफ़ी टाइम तक उनके माइंड में स्टोर रहती है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 के आस्किंग द स्टूडेंट to narrate their own travel experiences using various mode of travel। मीन्स वेरियस मोड ऑफ ट्रेवल्स को लेके उनके जो जो एक्सपीरियंस रहे हैं हम उनके बारे में बच्चों से उनके एक्सपीरियंसेस पूछेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कक्षा 5 की ईवीएस की पाठ्य पुस्तक के लिए किसी पाठ में सोचिए और चर्चा कीजिए। भाग में नीचे दिया गया कथन लिखा है। यदि आपके गांव और शहर में एक सप्ताह तक पेट्रोल और डीजल ना हो तो क्या होगा? ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट लिखी है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? थिंक एंड डिस्कस सेक्शन इन वन चैप्टर ऑफ ईवीएस टेक्स्ट बुक इन क्लास 5th इंक्लूड द फॉलोइंग स्टेटमेंट।
what would happen if you don't get petrol or diesel for a week in your village or town? तो the statement primarily aims at, तो मेन मोटिव क्या है स्टेटमेंट का? देखो, छात्रों को तेल के न्याय संगत उपयोग के बारे में संवेदनशील बनाना, मीन्स सेंसिटाइजिंग स्टूडेंट्स ऑन यूजिंग ऑयल जुडिशियली, मीन्स बहुत अच्छे तरह से मतलब आपको यूज़ करना चाहिए, उनके लिए उनको थोड़ा संवेदनशील बनाए। या फिर छात्रों को पेट्रोल और डीजल के स्रोतों के बारे में मूल्यांकन, असेसिंग स्टूडेंट्स ऑन सोर्स ऑफ पेट्रोल एंड डीजल। वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा देना। प्रोमोटिंग इमेजिनेटिव थिंकिंग स्किल्स टू अंडरस्टैंड रियल लाइफ कंसर्न, या फिर पेट्रोल और डीजल की कमी के बारे में जागृति उत्पन्न करना, या फिर स्टूडेंट्स को क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट स्क्रेसिटी ऑफ पेट्रोल एंड डीजल। तो बताइए राइट ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग क्या होगा? सेक्शन क्या है? सोचिए और चर्चा कीजिए, है ना? तो बेस्ट क्या होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ द बेस्ट, कि हम बच्चों को उनकी उनकी लाइफ से इमेजिनेशन करवाएंगे कि सोचो कि अगर आपकी रियल लाइफ में ऐसा कभी कुछ होता है तो क्या होगा। तो इससे क्या होगा, वो ये बच्चों के माइंड बहुत बहुत जगह जाएंगे, बहुत सारे आइडियाज़ वो हमारे सामने लाएंगे कि अगर पेट्रोल नहीं हुआ तो ये हो सकता है, डीजल नहीं हुआ तो ये हो सकता है, मीन्स वो बहुत ही ज़्यादा अपना ब्रेन स्ट्रॉम करेंगे। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, प्रमोटिंग इमेजिनेटिव थिंकिंग स्किल टू अंडरस्टैंड रियल लाइफ कंसर्न। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्न उत्तर तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जा सकता है? द टेक्निक ऑफ क्लासरूम क्वेश्चनिंग इन टीचिंग ऑफ ईवीएस कैन बी यूज बेस्ट फॉर, ठीक है, विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, मीन्स क्वेश्चनिंग हो रही है क्लासरूम में, तो वो सबसे मतलब कक्षा में हम जब ये टेक्निक यूज़ करते हैं तो इसका सबसे अच्छा यूज़ किसके लिए होता है? बच्चों का मतलब अटेंशन पाने के लिए, या उनमें क्यूरियोसिटी लाने के लिए, शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा लाने के लिए, या प्रमोटिंग प्रैक्टिकल स्किल्स प्रायोगिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए, या मेंटेनिंग डिसिप्लिन या कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए। तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 तो नहीं होगा, इससे तो मेरे हिसाब से तो कोई डिसिप्लिन नहीं होता, है ना। और फिर रही बात सबसे बेस्ट ऑप्शन की, तो ऑप्शन नंबर 2, इससे क्या होगा, क्यूरियोसिटी आएगी बच्चे में। जो भी क्वेश्चन हम पूछेंगे, जो भी क्वेश्चन वो हमसे पूछेंगे, तो कितना कुछ होगा उन लोगों को, उनमें सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न होगी, मीन्स एक इच्छा होगी, लाइक एक क्यूरियोसिटी होगी, हाँ मुझे भी जानना है इसका क्या होगा, या अगर ऐसा हुआ तो ऐसा क्या होता है। तो इसीलिए हमें बच्चे जो हमसे पूछना चाहते हैं हमें उसे बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, उन्हें डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए, उन्हें अपसेट नहीं होने देना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द बेस्ट। नेक्स्ट पे जाते हैं, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का प्रमुख उद्देश्य क्या है? मीन्स जब प्राइमरी लेवल पे हम ईवीएस पढ़ाते हैं तो मेजर ऑब्जेक्ट क्या है? विषय की मूल संकल्पनाओं की गहन समझ विकसित करना, डेवलप इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टूडेंट, या नेक्स्ट लेवल के लिए बच्चों को प्रिपेयर करना, मीन्स नेक्स्ट क्लास के लिए, या कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थियों के विद्यालय से बाहर के जीवन से रिलेट करना। ठीक है, या फिर एक्वायर स्किल्स टू कैरी आउट हैंड ऑन एक्टिविटी इंडिपेंडेंटली, हस्तसिद्ध क्रियाकलापों को स्वतंत्र रूप से करने की स्किल उनमें लाना। तो देखिए क्या होगा, प्राइमरी लेवल पे आप बच्चों को इतनी डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग क्यों करवाना, है ना। प्राइमरी लेवल के बच्चे होते कितने छोटे छोटे हैं। सेकंड देखें, अगले नेक्स्ट लेवल के लिए बच्चों को प्रिपेयर करना, ये भी सही ऑप्शन नहीं लगता, है ना। आप खुद से बच्चा हैंड ऑन एक्टिविटी प्राइमरी लेवल पे करने में एबल तो नहीं होगा ना। तो बेस्ट ऑप्शन क्या होगा कि जो हम क्लास में उनको स्टडी करवा रहे हैं या जो भी कुछ वो क्लास में लर्न कर रहे हैं, अगर हम उनके रियल लाइफ से उसको ज्वाइन करके पढ़ाएंगे तो वो बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे। जैसे कि हम मान लो किसी पौधे के बारे में बताएं कि हमें पौधों को संभालना चाहिए, या फिर हमें पौधों को हार्म नहीं करना चाहिए, काटना नहीं चाहिए, तो हम बेस्ट ऑप्शन बच्चों को यही बोलते हैं ना कि आप एक मतलब पौधा लो, उसको अडॉप्ट करो, उसको लगाओ, उसको सींचो, उसकी केयर करो। तो रियल लाइफ में वो जब ऐसा करता है तभी तो उसमें संवेदनशीलता, मीन्स ऐसा कुछ होता है उसको। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, कि बच्चे की जो इन क्लासरूम जो स्टडी हो रही है उसको उसकी रियल लाइफ से अटैच कर देना। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर वृक्षों के संरक्षण की संकल्पना के बारे में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए नीचे दिया गया कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त नहीं है। देखो आपसे नेगेटिव सेंस में क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं सीटेट में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सुटेबल एक्टिविटी एट प्राइमरी स्टेज टू sensitize students to the concept of conservation of trees। वृक्षों पर नारा लेखन प्रतियोगिता आयोजन करना, ऑर्गेनाइज इन स्लोगन राइटिंग कंपटीशन ऑन ट्री। प्रत्येक छात्र को वृक्ष अपनाकर उसकी देखरेख के लिए प्रोत्साहित करना, एंकरेज एवरी स्टूडेंट टू अडॉप्ट अ ट्री एंड लुक आफ्टर इट। बच्चों को लकड़ी के लट्ठों का भंडार दिखाना, मीन्स बच्चों को क्या दिखाना, शोइंग चिल्ड्रन स्टोरेज ऑफ लॉग्स ऑफ वुड्स। वृक्षों पर पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता आयोजित करना, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग अ पोस्टर मेकिंग कंपटीशन ऑन ट्रीज। तो देखो इसमें इन्होंने क्या पूछा, कौन सी एक्टिविटी अच्छी नहीं है। अच्छी नहीं है मीन सुटेबल नहीं है। तो देखो हम करवा सकते हैं, स्लोगन राइटिंग करवा सकते हैं, ठीक है, ये तो सबसे बेस्ट होता है कि हम बच्चे को बोले कि आप एक ट्री को अडॉप्ट करो, उसकी केयर करो। पोस्टर मेकिंग इज ऑल्सो गुड, बट हम बच्चों को अगर हम मतलब स्टोरेज ऑफ लॉग्स ऑफ वुड दिखा रहे हैं तो इसका मोटिव क्या है, क्यों दिखा रहे हैं, क्या सीखेगा बच्चा इससे, कुछ भी नहीं। तो इन्होंने क्या पूछा, कौन सा उपयुक्त नहीं है, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 जो होगा इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ईवीएस की कक्षा में जल का पाठ पढ़ाते समय अंजलि ने अपनी कक्षा में जल के विभिन्न स्रोतों और जल को संरक्षित करने के लिए व्यक्तिगत क्रियाकलापों पर रोल प्ले आयोजन किया। इस क्रियाकलाप का मुख्य उद्देश्य क्या हुआ। जब टीचर क्लासरूम में टॉपिक करवा रही हैं वाटर, अंजलि ऑर्गेनाइज रोल प्ले ऑन डिफरेंट सोर्स ऑफ वाटर एंड इंडिविजुअल एक्शन टू कंजर्व वाटर। द एक्टिविटी इज प्रिमलरी एम्ड एट, तो ये एक्टिविटी का मेन उद्देश्य क्या है, इम्प्रूविंग सोशल स्किल ऑफ स्टूडेंट, सामाजिक कुशलता में सुधार कर रहे हैं, या ब्रेकिंग मोनोटोनी इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, अधिगम की प्रक्रिया में एक रास्ता को तोड़ना, या फिर एंश्योरिंग एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, बच्चे की सक्रिय भाग लेना सुनिश्चित कर रहे हो लर्निंग के प्रोसेस में, या एनहांसिंग स्टूडेंट्स नॉलेज ऑन सोर्स ऑफ वाटर, या जल के स्रोतों के विषय में बच्चों के ज्ञान में वृद्धि कर रहे हो। तो देखिए जब भी हम रोल प्ले करते हैं, ये हम क्यों करते हैं, देखो जब भी कोई बच्चा, हम कोई रोल उसको देते हैं तो वो कितना एक्टिव होता है, क्यूरियस होता है कि हाँ मैं ये बना हूँ, मुझे इस तरह से ये हो, मतलब हम जैसे होता है ना फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन्स होते हैं स्कूल में ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, तो कोई बच्चा बनता है, लाइक पेड़ बनते हैं, है ना, कोई बादल बनकर आता है, तो बच्चा सक्रिय भाग लेता है ना, अधिगम की पार्टिसिपेशन में एक्टिव पार्टिसिपेशन बच्चे का दिखता है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, वो रोल प्ले करवा रही हैं तो उसका मेन मोटिव क्या है कि हर बच्चे का एक्टिव पार्टिसिपेशन हो लर्निंग के प्रोसेस में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राथमिक स्तर के ईवीएस की पाठ्यचर्या को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करके विकसित किया गया। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य है ईवीएस करिकुलम एट प्राइमरी स्टेज हैज़ बीन डेवलप्ड टू इंक्लूड प्योर साइंस एज वेल एज social science concept. This has been done primarily to शिक्षार्थियों को पर्यावरण को साकल्यवादी ढंग से देखने और योग्य बनाना, enable a learner look at environment in a holistic manner, पढ़ाई के विषयों की संख्या को कम करना, मीन्स उनको रिड्यूस द नंबर ऑफ सब्जेक्ट टू बी स्टडीड, या विद्यार्थियों के बस्ते का बोझ कम करना, रिड्यूस द लोड ऑफ स्कूल बैग, या रिड्यूस द रिक्वायरमेंट ऑफ सब्जेक्ट टीचर, विषय अध्यापकों की आवश्यकता को कम करना। देखो इन्होंने क्या बोला कि जब प्राइमरी लेवल पे ईवीएस में ही हम थोड़ा बहुत सोशल साइंस को पढ़ाते हैं तो उसको इसमें इंक्लूड करने का मेन मोटिव क्या है, ऐसा क्यों किया जाता है। तो देखो ये तो कोई मतलब नहीं हुआ विषय अध्यापकों की आवश्यकता को कम करना, है ना, बस्ते का बोझ भी कम नहीं, बेस्ट होगा कि हम अनेबल कर रहे हैं लर्नर को लुक एट द एनवायरनमेंट इन अ होलिस्टिक मैनर, ठीक है, पर्यावरण को साकल्यवादी ढंग से देखने योग्य बना रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। ईवीएस कक्षा में सामाजिक असमानताओं पर अधिक बल देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिक प्रभावी अधिगम अनुभव होगा।
Which one of the following will be more effective learning experience to emphasize more on social inequalities in an EVS class? वीडियो फिल्म दिखाना संबंधित मामलों पर, शोइंग वीडियो फिल्म ऑन रिलेटेड इशू, संबंधित मामलों पर विशिष्ट भाजन आयोजित करना, ठीक है, स्पेशल लेक्चर ऑर्गेनाइज करना, या संबंधित मामलों पर क्विज प्रतियोगिता का संचालन, कंडक्टिंग अ क्विज कॉन्टेस्ट ऑन द इशू, आस्किंग द स्टूडेंट टू अंडरटेक ग्रुप एक्टिविटीज, ठीक है, विद्यार्थियों से समूह परियोजना का भार अपने ऊपर लेने के लिए कहना। तो देखिए आप क्या कर रहे हो, ईवीएस की कक्षा में सामाजिक असमानताओं पर अधिक बल देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बेस्ट लर्निंग मेथड होगा? सोशल इनइक्वालिटीज। हम बच्चों को फोर्थ वाला ऑप्शन अडॉप्ट करने को बोलेंगे। विद्यार्थियों से समूह परियोजना मीन्स ग्रुप प्रोजेक्ट देने के लिए उन्हें बोलेंगे। क्या होगा, ग्रुप प्रोजेक्ट जब हम देते हैं डिफरेंट ग्रुप से बच्चे आएंगे, है ना, किसी में कोई इनइक्वालिटी नहीं होगी क्योंकि सबको मिलजुल के काम करना पड़ेगा, सबके लिए ये नेसेसरी होगा बिकॉज उन सबका मिलके एक प्रोजेक्ट होगा, तो प्रोजेक्ट में हर कोई वर्क करेगा। तो बेस्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, सोशल असमानताओं को दूर करने के लिए ये सबसे बेस्ट लर्निंग प्रोसेस होगा, मेथड होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा, मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप का खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारा सांप खाने की इच्छा होती है हम पास के किसी होटल में जाकर लिंग हु फेन खाते हैं। यह छात्र कहाँ का हो सकता है? While discussing liking or disliking, a student says, I and my mother both love to eat snakes. Whenever we feel like eating snakes, we go to a nearby hotel and eat ling hu fein. तो this student must belong to, तो ये बच्चा कहाँ से बिलोंग करता है? असम से, हांगकांग से, उड़ीसा से या अरुणाचल प्रदेश से? तो देखिए ये बच्चा बेसिकली कहाँ से बिलोंग करता है? हांगकांग से। हांगकांग में सांप का सूप पिया जाता है जिसे लिंग हु फेन कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सी टेट का, ब्रेल लिपि। आपको पता है जो ब्लाइंड पीपल होते हैं जो पढ़ नहीं पाते हैं तो वो ब्रेल लिपि के थ्रू, ब्रेल स्क्रिप्ट के थ्रू पढ़ते हैं, ठीक है। ब्रेल लिपि के बारे में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ब्रेल लिपि, ब्रेल स्क्रिप्ट। ब्रेल को मोटे कागज पर बिंदु बनाकर लिखा जाता है। ब्रेल इज रिटन ऑन अ थिक पेपर बाय मेकिंग डॉट्स। यह लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित है। दिस स्क्रिप्ट इज बेस्ड ऑन 8 पॉइंट्स। बिंदुओं की पंक्तियां किसी नोकीले औजार, सॉरी यहाँ पे औजार आएगा, औजार से बनाई जाती हैं। रोज ऑफ डॉट्स आर मेड विद अ पॉइंटेड टूल। इट इज इसे इन उभरे बिंदुओं पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है। इट इज रीड बाय रनिंग द फिंगर ऑन द रेज डॉट। तो आपको बताना है कि राइट स्टेटमेंट कौन सी है। तो देखिए हाँ ये ट्रू है कि ब्रेल जो होता है एक मोटा कागज होता है और उस पर कुछ पॉइंटेड इक्विपमेंट होता है जिससे पॉइंट्स बनाए जाते हैं और उस पर ऐसे जो लोग देख नहीं पाते ऐसे टच करके उसको पढ़ते हैं। ये राइट हुआ, ये राइट हुआ जो मैंने अभी आपको बताया। तो देखिए रॉन्ग कौन सा है, ये 8 बिंदुओं पर आधारित ना होकर ये 6 बिंदुओं पर आधारित होती है, ठीक है। तो इन्होंने हमसे क्या पूछा कि राइट स्टेटमेंट बतानी है, कौन कौन सी है। राइट है फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। आप देख लीजिए फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ फर्स्ट में आता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। एनिमल दैट हैव आउटसाइड ईयर्स एंड हेयर ऑन देयर बॉडी गिव बर्थ टू यंग वंस। जिन जानवरों के भारी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं। एनिमल्स दैट डू नॉट हैव आउटसाइड ईयर्स एंड हेयर्स ऑन देयर बॉडी लेज एग्स। जिन जानवरों के भारी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे बच्चे देते हैं। एनिमल्स दैट डू नॉट हैव आउटसाइड ईयर्स एंड हेयर ऑन देयर बॉडी गिव बर्थ टू द यंग वंस। जिन जानवरों के भारी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे अंडे देते हैं। एनिमल्स दैट हैव आउटसाइड ईयर्स एंड हेयर्स ऑन देयर बॉडी लेज एग्स। राइट स्टेटमेंट बतानी है। ए और सी राइट है, बी और डी, या बी सी या ए बी। तो देखिए इसमें राइट स्टेटमेंट होती है कि जिन जानवरों के भारी कान व शरीर पर बाल होते हैं हाँ वो यंग वंस को बर्थ देते हैं, वो एग ले नहीं करते हैं।
जिन जानवरों के भारी कान और शरीर पर बाल नहीं होते, हाँ वो एग देते हैं। तो राइट स्टेटमेंट कौन सी हुई? ए बी। तो ए बी किस में है? ऑप्शन नंबर 4 में। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा? करेक्ट होगा। अब जैसे आपने उसको देखा होगा, क्रोकोडाइल, लिजर्ड वगैरह को, है ना, इनके कान हमें दिखते तो नहीं है ना। सांप है, नहीं दिखते ना। ये लोग अंडे देते हैं, ना कि यंग वंस को बर्थ देते हैं। ह्यूमन बींग्स हैं, कान बाहर होते हैं, शरीर पर बाल होते हैं, तो ये बच्चों को जन्म देते हैं, है ना। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, ए एंड बी स्टेटमेंट जो है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मधुमक्खी पालन के विषय में सही स्टेटमेंट चुननी है, ठीक है, बी कीपिंग के विषय में। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय जनवरी से मार्च तक है। जनवरी टू मार्च इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट बी कीपिंग। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। हनी बीज आर अट्रैक्टेड टू द लीचीज फ्लावर। मधुमक्खी पालने और उनके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए बक्सों की आवश्यकता होती है। बॉक्सेज आर नीडेड फॉर कीपिंग एंड बी स्टोरिंग हनी प्रोड्यूस्ड बाय देम। मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है। शुगर इज परचेज टू मेक सिरप फॉर हनी बीज। तो राइट स्टेटमेंट कौन सी है? सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड ओनली वन एंड फर्स्ट एंड सेकेंड। तो देखिए राइट स्टेटमेंट कौन सी है? हाँ, लीची के फूल अट्रैक्ट करते हैं बीज को। हाँ, उनको पालने के लिए बॉक्स की ज़रूरत होती है और चीनी का घोल भी तैयार किया जाता है। तो सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड एकदम राइट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसा क्वेश्चन भी आपको सीटेट में देखने को इजीली मिलेगा। किसी छात्रा ने अपनी अहमदाबाद से नागरकोइल की यात्रा के बारे में अपनी डायरी में ये स्टेटमेंट दी है, ठीक है। ये डेट बताई है, स्टेशन का नाम बताया है, पहुंचने का टाइम बताया है, स्टेशन छोड़ने का टाइम बताया है और गांधी धाम से उसकी दूरी बताई है, ठीक है। आपको इन स्टेटमेंट के बेस पर कुछ कंक्लूजन निकालना है। वो कंक्लूजन क्या है? अहमदाबाद से कोइल की दूरी इतनी है। इस दूरी को रेलगाड़ी 40 घंटे 55 मिनट में तय करती है। इस दूरी को रेलगाड़ी 28 घंटे 55 मिनट में तय करती है। रेलगाड़ी की औसत चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो राइट स्टेटमेंट पूछी है ए सी डी, ए बी डी, ए बी और ए सी। तो देखिए राइट स्टेटमेंट है ए, सी और डी। हम देखें ए, सी और डी कौन सी थी। अहमदाबाद से नागरकोइल की जो दूरी है, हाँ वो इतनी है। उसके बाद ए सी डी, राइट, यही है ना ए सी डी। तो सी वाला कौन सा है? इस दूरी को रेलगाड़ी 28 घंटे 55 मिनट में पूरी करती है और रेलगाड़ी की औसत चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो राइट स्टेटमेंट है ए, सी और डी। देखिए मैंने आपको पहले बताया था जो रिजर्वेशन वाली टिकट्स है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। नीचे दी गई कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आपको रिजर्व्ड टिकट पे मतलब मिलती हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशंस में बी ऑब्टेन फ्रॉम अ रिजर्व रेल टिकट। टिकट बुक कराने की तारीख और समय, यात्रा शुरू करने की तारीख और समय, ठीक है, कभी आपने बुक कराई वो डेट और टाइम, और कब आपकी ट्रेवलिंग स्टार्ट होगी वो डेट और टाइम, ठीक है। आपके डिब्बे का नंबर और बर्थ का नंबर और आपका रेंट। जो ट्रैवल कर रहे हैं उनका नेम, एज और लिंक, ठीक है। 6, ट्रेन का नंबर और नाम, वह स्टेशन जहाँ से ट्रेन पकड़नी है और लास्ट स्टेशन जहाँ पे उनको उतरना है। अंतिम स्टेशन पर पहुँचने की डेट और टाइम। तो राइट स्टेटमेंट इन्होंने हमसे पूछा है, राइट स्टेटमेंट है ए, बी, सी, डी। तो मतलब ई स्टेटमेंट इज़ द रॉन्ग, कि आप लास्ट स्टेशन पे कौन सी डेट को पहुँचोगे और टाइम क्या है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। बाकी सभी स्टेटमेंट राइट हैं, ए, बी, सी, डी। ऑप्शन नंबर सी, 2 इज़ द राइट। ओके, तो देखिए आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो ये रहा हमारा लिंक। हमारे टेलीग्राम के ग्रुप से जुड़िए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर गिविंग मी योर सपोर्ट, थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को अपना सपोर्ट देते रहें। थैंक यू।